Hello everyone, in this class I am going to start a very interesting topic as well as quite important topic for the examination purpose, that is for the engineering services as well as for the gate examination, that is nothing but called as vapor compression refrigeration system. Already I have told you that is quite important for the गेट एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर द इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है ना. और इस वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के हर एस्पेक्ट को देखेंगे, ठीक है ना, हर एस्पेक्ट को देखेंगे जो हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है, जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है. दैट इज सबसे पहले इस वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए देखते हैं. इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन अ थर्मोडार्मिक साइकिल कॉल्ड एज वीसी साइकिल. दैट इज वीसी साइकिल का मतलब वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम. और यू कैन से द वीसी साइकिल का मतलब वेपर कंप्रेशन साइकिल, ठीक है, वेपर कंप्रेशन साइकिल. अब सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके वेपर कंप्रेशन साइकिल एज अकॉर्डिंग टू द नेम, आप समझ रहे हो वेपर कंप्रेशन साइकिल में कि कहीं ना कहीं वर्किंग फ्लूइड के वेपर को हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे. एज अकॉर्डिंग टू द नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट वर्किंग फ्लूइड के वेपर को क्या करेंगे, हम कंप्रेस करेंगे, ठीक है, वेपर कंप्रेशन साइकिल. तो एक चीज और बता दूं कि इस वेपर कंप्रेशन साइकिल में एक्चुअली या वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो एक्चुअली आपके वर्किंग फ्लूइड होते हैं, और ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो वर्किंग फ्लूइड यूटिलाइज होता है उसका एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, दैट वन इज कॉल्ड एज द रेफ्रिजरेंट, ठीक है ना. जो वर्किंग फ्लूइड यूटिलाइज होता है वो क्या होता है आपका थ्रू आउट द साइकिल. थ्रू आउट द साइकिल क्या होता है, फेज चेंज होता है. थ्रू आउट द साइकिल आपका फेज चेंज होता है. ऑब्वियस इज बिकॉज ऑफ दैट the cycle, VC cycle is what? VC cycle is drawn on the unary phase diagram. VC cycle itself we will draw on the what? unary phase diagram. unary phase diagram पे VC cycle को हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे. क्यों ड्रॉ करेंगे, कि वर्किंग फ्लूइड क्या हो रहा है, अंडरगोइंग अ फेज चेंज थ्रू आउट द साइकिल, ठीक है ना, जिसके कारण हमें यूनरी फेज डायग्राम पे इसे ड्रॉ करना पड़ेगा. मेनली टीएस प्लेन पे देखेंगे हम लोग, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मेनली टीएस प्लेन और रेफ्रिजरेशन पॉइंट ऑफ पर्पस से ऑलरेडी बता चुका हूं कि कौन सा प्लेन आपका इंपॉर्टेंट है, दैट वन इज द पीएच प्लेन. याद होगा मैंने बताया था कि पीएच प्लेन इज यूटिलाइज टू कलेक्ट द डेटा फॉर द रेफ्रिजरेंट, ठीक है ना, या सुपर हीटेड कलेक्ट द डेटा फॉर द सुपरहीटेड रेफ्रिजरेंट. वहीं पे एचएस प्लेन क्या था आपका, एचएस प्लेन किस लिए था आपका, इट इज एचएस प्लेन इज यूटिलाइज, या एचएस प्लेन यूनरी फेज डायग्राम ऑन एचएस प्लेन इज यूटिलाइज्ड टू कलेक्ट द डेटा फॉर द सुपरहीटेड स्टीम, ठीक है. दिस इज एग्जैक्टली द पीएच प्लेन पे देखेंगे और टीएस प्लेन, यही दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही दोनों बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है. दैट वन इज एग्जैक्टली द टू प्लेन. आइडियल वीसी साइकिल, आइडियल वीसी साइकिल सबसे पहले देखेंगे इस वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है. मैंने कहा एक्चुअली वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की मैंने कहा कि हर एस्पेक्ट को देखेंगे, डोंट वरी, मॉडिफिकेशन को देखेंगे एंड ऑल दिस थिंग जो भी हमारे एग्जामिनेशन पर्पज से रिक्वायर्ड है, जो भी एग्जामिनेशन पर्पस के अकॉर्डिंग सिलेबस है, ताकि आपका न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो सके. बट इनिशियली हम कैसे स्टार्ट करेंगे, विद द आइडियल वीसी साइकिल. आइडियल वीसी साइकिल क्या होता है, क्योंकि आइडियल कहीं ना कहीं आइडियल वीसी साइकिल उसके बाद मॉडिफिकेशन स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए समझना इजी होगा, हमारे लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना कहीं ना कहीं इजी होगा. दैट्स व्हाई वी विल स्टार्ट फ्रॉम द आइडियल वीसी साइकिल. इस वीसी साइकिल के बारे में एक और एस्पेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि दैट वीसी साइकिल, अगर कोई भी रेफ्रिजरेटिंग मशीन आपका वीसी साइकिल पे वर्क कर रहा है, दैट वन इज हाईली इफिशिएंट मशीन, ठीक है ना, हाईली इफिशिएंट मशीन, ठीक है ना. जो हमारा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है वो हमारा वीसी साइकिल पे वर्क करता है, जो हमारा डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है वो हमारा वीसी साइकिल पे वर्क करता है. और मैंने क्या कहा कि हाईली
इफिशियंट मशीन होता है आपका, ठीक है ना, बिकॉज वी विल सी लेटर, बाद में हम देखेंगे कि वीसी साइकिल ऑलमोस्ट द वर्किंग साइकिल और वीसी साइकिल इज नियरेस्ट साइकिल, क्वाइट नियरेस्ट साइकिल टू द कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल नहीं है लेकिन इट इज क्वाइट नियरेस्ट साइकिल टू द कार्नोट साइकिल, जिसके कारण इसका सीओपी क्या होता है, काफी हाई होता है, ठीक है ना। मैंने कहा वीसी साइकिल के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अगर कोई भी रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम इस पे वर्क कर रहा है आपका, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, इसका सीओपी बहुत ज़्यादा हाई होता है, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, इफिशिएंट बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? बिकॉज इट इज क्वाइट नियरेस्ट साइकिल टू द कार्नोट साइकिल, ठीक है ना, नियरेस्ट साइकिल टू द कार्नोट साइकिल, कार्नोट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। लेकिन ये कार्नोट साइकिल नहीं है, लेकिन दैट मीन इज क्वाइट नियरेस्ट साइकिल, इसका सीओपी क्वाइट नियरेस्ट टू द व्हाट कार्नोट साइकिल होता है। दैट्स व्हाई इट इज क्वाइट व्हाट दैट इज इट इज क्वाइट हाईली रिकमेंडेड व्हाट साइकिल व्हिच इज यूटिलाइज्ड इन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है, हाईली इफिशिएंट साइकिल होता है, ठीक है ना। विल मूव टू द, सबसे पहले मैंने कहा आइडियल वीसी साइकिल पे जाएंगे हम लोग। आइडियल वीसी साइकिल, मैंने कहा कि सारे एस्पेक्ट देखेंगे बट स्टिल एट फर्स्ट वी विल सी द आइडियल वीसी साइकिल। व्हाट इज एग्जैक्टली द आइडियल वीसी साइकिल, ठीक है ना। अब आइडियल वीसी साइकिल में मेनली चार, आइडियल वीसी साइकिल में मेनली नॉट एग्जैक्टली आइडियल वीसी साइकिल में मेनली चार आपका प्रोसेस होता है। 1 to 2 क्या होता है आपका, मेनली चार, ध्यान से सुनिएगा, वीसी साइकिल में मेनली चार प्रोसेस होता है, जिसमें दो क्या होता है आपका, दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है और एक आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है और एक आपका क्या होता है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है। प्लीज ट्राई टू रियलाइज, मैंने कहा वीसी साइकिल में मेनली चार प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें दो आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है, एक आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है और एक आपका आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है। चार प्रोसेसेस हो गए, ठीक है ना। बट व्हाट अबाउट द वीसी आइडियल वीसी साइकिल, आइडियल वीसी साइकिल में भी चार ही प्रोसेस होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनके लिए हम रियलाइज करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले मैं यहां पे ड्रॉ करने वाला हूं टीएस प्लेन। एट फर्स्ट आई एम गोइंग टू ड्रॉ द टीएस प्लेन, and that one is the TS plane. I hope you can realize, ठीक है, याद होगा आप लोगों को, ठीक है, यहां पे मैं मेंशन कर दे रहा हूं, that is the critical point, ठीक है, that is the critical point। और यहां से सैचुरेटेड लिक्विड कर्व को मैं ग्रीन कलर से डिनोट कर दे रहा हूं, मैं सैचुरेटेड लिक्विड कर्व को ग्रीन कलर से डिनोट कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। और बाकी आपका सैचुरेटेड वेपर कर्व आपका इटसेल्फ किससे है आपका, दैट वन इज विद द व्हाइट कलर, ठीक है ना। दैट वन इज द सैचुरेटेड लिक्विड कर्व, वेट रीजन, सबकूल्ड रीजन एंड दैट वन इज द सुपर हीटेड रीजन। याद होगा, क्रिटिकल पॉइंट सब कुछ याद होगा, आई होप। दैट वन इज द टीएस प्लेन। 1 to 2, सबसे पहले मैंने कहा इसमें भी चार ही प्रोसेस होता है, लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है, ठीक है ना। क्या होता है 1 to 2। एक चीज और मैंने बताया था कि जनरली रेफ्रिजरेशन साइकिल जो होते हैं एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होते हैं, क्योंकि ये पावर कंज्यूमिंग साइकिल होते हैं, और जितने भी पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल होते हैं सबके सब क्या होते हैं, क्लॉकवाइज साइकिल होते हैं। तो देखना, आप रियलाइज करना कि ये वीसी साइकिल भी क्या मिलेगा आपको, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल ही मिलेगा। 1 to 2 क्या है आपका, दैट इज 1 to 2 आइसेंट्रोपिक compression of saturated vapor, isentropic compression of saturated vapor। Thereafter 2 to 3 constant pressure heat rejection, constant pressure heat rejection। 3 to 4
आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन कह लो, आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन, इट विल बी बेटर, ठीक है ना। आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन, आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन, ठीक है ना। ये क्या है एक्चुअली? आइसेंथैल्पिक प्रोसेस कब होता है आपका? जब आपका क्या हो जाए? थ्रॉटलिंग प्रोसेस, ठीक है ना। दैट वन इज थ्रॉटलिंग प्रोसेस, यानी कि 3 to 4 क्या होगा? थ्रॉटलिंग एक्सपेंशन इन थ्रॉटलिंग डिवाइस, ऐसा लिख दूंगा मैं और की जगह पे एक्सपेंशन इन थ्रॉटलिंग डिवाइस, एक्सपेंशन इन throttling device, and finally the 4 to 1 is constant pressure heat addition, constant pressure heat एडिशन, ठीक है ना। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, दिस इज एग्जैक्टली द 4 प्रोसेसेस। मैंने कहा कि थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है। मैंने कहा कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन ठीक है, आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन ठीक है, देयर बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफिक ये हो जाता है कि थोड़ा सा यहाँ पे रियलाइज करें, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन तो जनरलाइज्ड है, लेकिन मैंने कहा आइडियल बीसी साइकिल के लिए एक छोटा सा आइडियल बीसी साइकिल के लिए स्पेसिफिक हो जाता है कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हम किसका करेंगे? सैचुरेटेड वेपर का करेंगे। और ये भी क्लियरली बताऊंगा मैं कि आपका सैचुरेटेड वेपर का कंप्रेशन क्यों किया जाता है। डोंट वरी, मैंने कहा ना कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ईच एंड एवरीथिंग यू कैन रियलाइज कि आखिर ऐसा ही क्यों किया जा रहा है, ठीक है ना। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आप रियलाइज करते जाओगे कि आखिर सैचुरेटेड वेपर को ही हम क्यों कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना। सुपर हीटेड वेपर को क्यों नहीं कंप्रेस करेंगे, या फिर आपका व्हाट वेट रीजन में जो वेपर है उसको क्यों नहीं कंप्रेस करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग वी विल सी, डोंट वरी, सिर्फ आपको पेशेंसफुली देखते जाना है। और मैंने कहा अगेन न्यूमेरिकल इतना होगा, इतना सफिशिएंटली न्यूमेरिकल आपके कॉपी में होगा कि दैट वन इज एनफ फॉर योर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर द गेट एग्जामिनेशन। मैंने कहा कि वैसे ही साइकिल से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है ना कैलकुलेटिव हो सकते हैं, बट टफ कोई नहीं होता है। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, ठीक है ना, इन द प्रीवियस क्लास। नाउ we'll see that is a TS plane, 4 प्रोसेस देख लिया। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन का मतलब व्हाट वी कैन राइट डाउन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ सैचुरेटेड वेपर, ठीक है। आइए we'll see, we'll see सैचुरेटेड वेपर का कंप्रेशन। सैचुरेटेड वेपर कहां पे होगा? सैचुरेटेड वेपर कर्व पे ही होगा, ऑब्वियस। सैचुरेटेड वेपर कर्व का कंप्रेशन, कंप्रेशन कैसा? रिवर्सिबल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक। तो उसके लिए क्या होगा? एस आपका कांस्टेंट होगा, एस कांस्टेंट यानी कि एक वर्टिकल लाइन, और कंप्रेशन हो रहा है तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, टेंपरेचर आपका क्या होगा? राइज होगा, एज वेल एज प्रेशर क्या होगा आपका? राइज होगा, एज वेल एज प्रेशर आपका क्या होगा? राइज होगा। दैट वन इज कंप्लीटली वर्टिकल लाइन। इसे नाम दूंगा मैं 1, दैट वन इज 2। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, 2 to 3 क्या है? कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। अब यहां से कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ करेंगे। प्रेशर आपका 2 पे जितना प्रेशर है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तो याद करिए कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऑन द टीएस डायग्राम, कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऑन द टीएस डायग्राम, कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऑन द टीएस डायग्राम
कहां तक कूल करेंगे, कहां तक कूल करेंगे, सैचुरेटेड लिक्विड एट दैट पर्टिकुलर प्रेशर P2 इज इक्वल टू P3 है, P2 इज इक्वल टू P3 है, ठीक है ना, कांस्टेंट प्रेशर है थ्रू आउट। और कहां तक कूल करेंगे, P2 के कॉरेस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड लिक्विड तक, P2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, हायर प्रेशर के कॉरेस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड लिक्विड तक क्या करेंगे हम, सैचुरेटेड लिक्विड तक हम इसे व्हाट हैपन, कूल करेंगे, ठीक है ना। कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन अप टू द व्हाट, अप टू द सैचुरेटेड लिक्विड, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन अप टू द सैचुरेटेड लिक्विड, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन अप टू द सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है ना। ये इधर भी आ सकता है, सब कूल्ड रीजन भी आ सकता है, डोंट वरी, मैंने कहा, बट आइडियल बीसी साइकिल के लिए बस यही, आइडियल बीसी साइकिल के लिए कहां तक कूल करेंगे, सैचुरेटेड लिक्विड तक कूल करेंगे। देन आफ्टर isenthalpic expansion or you can say expansion in throttling device, याद होगा कि अगर सैचुरेटेड, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि अगर सैचुरेटेड लिक्विड पे है तो यहां से थ्रॉटलिंग डिवाइस, इंट्रोपी बढ़ेगा और प्रेशर क्या होगा, इंट्रोपी बढ़ेगा और प्रेशर घटेगा, दैट मस्ट बी कम्स इन द, दैट मस्ट बी, अपने कन्वीनियंस के लिए मैं थोड़ा सा यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूं जस्ट फॉर द कन्वीनियंस, ठीक है ना, एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूं, आई होप दैट वन इज, ध्यान दीजिएगा, दैट वन इज कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इंट्रोपी आपका, नाउ दैट वन इज, ठीक है, दैट वन इज व्हाट, 3 to 4, इंट्रोपी बढ़ेगा, इंट्रोपी बढ़ेगा, इंट्रोपी बढ़ेगा, बट प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ऑब्वियस वो वेट रीजन में आएगा। और देन आफ्टर फाइनली कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, थोड़ा ध्यान से देखिए, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। अब इस वेट रीजन में याद करिए कांस्टेंट प्रेशर कैसा होता है, इस वेट रीजन में कांस्टेंट प्रेशर सेम एज द कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, कांस्टेंट प्रेशर इज सेम एज द कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, ध्यान दीजिएगा प्लीज, दैट इज 1 to 2, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड फर्दर 4 to 1। डिफरेंट कलर से मैं यहां पे एरो शो कर दे रहा हूं, ठीक है, that one is 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। now you can realize that one is what, anti-clockwise cycle। now यहां से क्या होगा आपका, यहां से आपका ये वर्किंग फ्लूइड का आपका क्या है, that one is, ध्यान दीजिएगा, that one is the T saturation at the हायर प्रेशर, टी सैचुरेशन एट द हायर प्रेशर, ठीक है ना, टी सैचुरेशन, इसे नाम दे दूं मैं टी सैचुरेशन हायर एंड दैट वन इज नेम्ड एज टी सैचुरेशन एट द लोअर, टी सैचुरेशन, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा प्लीज, मैंने कहा दैट वन इज टी सैचुरेशन हायर एंड दैट वन इज कॉल्ड एज द टी सैचुरेशन लोअर, ठीक है, टी सैचुरेशन लोअर, प्लीज ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि यहां से क्या होगा, हीट एडिशन होगा, यहीं पे आपका स्टोरेज सिस्टम है, दैट वन इज योर स्टोरेज सिस्टम, स्टोरेज सिस्टम, स्टोरेज स्पेस, स्टोरेज स्पेस, और इसी स्टोरेज स्पेस से क्या करेगा, हीट एडिशन करेगा, दैट वन इज द Q2, और यही क्या कहलाएगा, दैट वन इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज द RE, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, याद करिए, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और यहीं से क्या करेगा, दैट वन इज, ठीक है, दैट वन इज कॉल्ड एज द व्हाट, Q1, हीट रिजेक्शन टू द, किसको रिजेक्ट करेगा, सराउंडिंग को करेगा, और टी सैचुरेशन हायर को कहते हैं, टी सैचुरेशन हायर को कहते हैं, दैट वन इज कॉल्ड एज द कंडेंसर टेम्परेचर, that one is called as the condenser temperature and that one is called as the
evaporator temperature. Saturation temperature in the evaporator and saturation temperature in the condenser. ठीक है ना, saturation temperature in the condenser. Don't worry, अभी एक schematic diagram, अभी मैं एक schematic diagram और line diagram draw करूंगा तो अपने आप सारा कुछ समझ में आ जाएगा. What is that condenser temperature? What is that evaporator temperature? या क्या कह सकते हो saturated temperature in the evaporator, saturated temperature in the condenser. ठीक है, सैचुरेटेड टेम्परेचर इन द कंडेंसर. कंडेंसर जो आता होता है हाई प्रेशर पे होता है और इवेपोरेटर एक डिवाइस है जो कि लो प्रेशर पे होता है. ठीक है ना, ऑब्वियस टी सैचुरेशन कम तो इसका प्रेशर कम, और फिर टी सैचुरेशन हाई कंडेंसर में तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई. P2 इज इक्वल टू P3. थ्रू आउट प्रेशर क्या होगा, सेम होगा. इस रीजन के लिए टेम्परेचर घटेगा अगर कूल करोगे तो, यानी कि रिजेक्ट करोगे हीट तो उसके बाद क्या हो जाएगा, लैटेंट हीट का रिजेक्शन होगा, जिसके कारण टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका, थ्रू आउट कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली योर व्हाट. और वेट रीजन में ऑलरेडी हम जानते हैं कांस्टेंट प्रेशर लाइन और कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं. इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा. नाउ विल सी द लाइन डायग्राम. At first we'll see the line diagram. ठीक है ना, at first we'll see the line diagram. इसको ध्यान रखिएगा. और अब हम line diagram draw कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद pH diagram भी draw करेंगे. Don't worry. Line diagram. Line diagram for what? Line diagram for VC refrigeration system या sometime schematic diagram कहते हैं. schematic diagram sometimes. खैर इतने की जरूरत नहीं है, सिंपली लाइन डायग्राम समझिए, इट विल बी बेटर. थोड़ा ध्यान दीजिएगा. पहले मैं यहां पे ड्रॉ कर ले रहा हूं, सारा कुछ बारी बारी से समझा दूंगा मैं. That one is evaporator. ठीक है, that one is the evaporator. That one is the compressor. That one is the compressor. That one is throttling device. Throttling device. This is simple expansion valve कहते हैं. That one is simply called as expansion valve कहते हैं. What happened exactly? Once से आपने क्या किया, सैचुरेटेड वेपर इस कंप्रेसर में ले गए. सैचुरेटेड वेपर इस कंप्रेसर में ले गए. What happened exactly? सैचुरेटेड वेपर जब इस कंप्रेसर में ले गए, कंप्रेस किया और 2 पे क्या किया आपने, 2 पे आपने क्या किया, रिजेक्ट किया. 2 पे आपने क्या किया, रिजेक्ट किया. ठीक है ना, दैट वन इज सॉरी आउट किया. कंप्रेशन 1 पे क्या किया आपने, याद करिए थोड़ा यहां पे. 1 से सैचुरेटेड वेपर को आपने कंप्रेस करना शुरू किया और एग्जिट ऑफ द कंप्रेसर क्या है आपका, 2 है. ठीक है ना, कंप्रेस्ड रेफ्रिजरेंट, कंप्रेस्ड रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर किससे क्या हुआ, आउट हुआ. और फर्दर ये कहा गया कंडेंसर. कंडेंसर इज एक्चुअली, यहां पे एक छोटा सा पॉइंट बता दे रहा हूं मैं. अच्छा चलो नीचे लिख दूंगा मैं. कंडेंसर इज एक्चुअली द हीट एक्सचेंजर. कंडेंसर इज नथिंग बट द क्या आपका हीट एक्सचेंजर. हीट एक्सचेंजर का आई होप आप जानते हो कि क्या वर्क होता है. सिंपली 2 फ्लूइड के बीच हीट को क्या करना, एक्सचेंज करना.
ठीक है। लेकिन आप सोचोगे कि कंडेंसर इसे क्यों कहा जाता है, ठीक है ना, तो कंडेंसर इसे इसलिए क्या कहा जाता है, कंडेंसर इसे इसलिए कहा जाता है बिकॉज कि इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा रियलाइज करें क्या हो रहा है, ये सुपर हीटेड वेपर यहां पे आके क्या हो रहा है, थोड़ा रियलाइज करो, कंडेंस हो रहा है। कंडेंसेशन आई होप जानते हो, वेपर से किसमें कन्वर्ट होना, वेपर से आपका एग्जैक्टली लिक्विड में कन्वर्जन को ही क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। और इवेपोरेशन को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन को कहते हैं व्हाट, आपका दैट वन इज या फेज चेंज, जो भी कह लो, इवेपोरेशन को क्या कहते हैं, दैट वन इज लिक्विड से किस में कन्वर्ट होना, लिक्विड से कन्वर्ट होना वेपर में, दैट वन इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन, ठीक है ना। लिक्विड से किस में कन्वर्ट होना, वेपर में कन्वर्ट होना, दैट वन इज कॉल्ड एज द इवेपोरेशन। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जब आपका वेपर से कन्वर्जन हो रहा है आपका लिक्विड में, दैट वन इज कॉल्ड एज अ कंडेंसेशन, एंड दैट वन इज, अगर आपका वेपर से कन्वर्जन हो रहा है किस में, वेपर में, सॉरी लिक्विड से कन्वर्जन हो रहा है वेपर में, दैट वन इज कॉल्ड एज अ इवेपोरेशन, ठीक है। तो मैंने कहा कि कंडेंसर, इसीलिए इसका नाम क्या है, कंडेंसर। इसमें क्या हो रहा है, आके वेपर आपका हीट रिजेक्ट करके कंडेंसेट हो रहा है, इसलिए इस हीट एक्सचेंजर का एक पर्टिकुलर नाम है, दैट वन इज कॉल्ड एज अ कंडेंसर, ठीक है। तो यहां से क्या कर रहा है, ये सराउंडिंग को हीट रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। और कंडेंसर से जब निकलेगा क्या हो गया, सैचुरेटेड लिक्विड यहां पे निकला, सैचुरेटेड लिक्विड निकला, ठीक है। और सैचुरेटेड लिक्विड को फर्दर हमने क्या किया, थ्रॉटलिंग वाल्व से, एक्सपेंशन वाल्व से, थ्रॉटलिंग डिवाइस से पास कराया। व्हाट हैपन, 4 पे आके क्या हुआ, 4 पे आके आपका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डिक्रीज कर गया, और प्रेशर और टेम्परेचर जब डिक्रीज कर गया, फर्दर इसे इवेपोरेटर से पास कराया गया, फर्दर इसे इवेपोरेटर से पास कराया गया। व्हाट हैपन एग्जैक्टली, फर्दर इसे इवेपोरेटर से पास कराया गया। व्हाट हैपन एग्जैक्टली, क्या होगा आपका, ये हीट ऐड करेगा, और हीट ऑब्वियस कहां से ऐड करेगा, हीट ऑब्वियस कहां से ऐड करेगा, दैट वन इज स्टोरेज, स्टोरेज स्पेस, यही एक्सट्रैक्ट करेगा, दैट वन इज द Q2, that one is the Q1, and that one is nothing but the refrigeration, इसी को कहते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, जो भी कह लो, ठीक है ना। बार बार पूरा मैं डील करने वाला नहीं, क्योंकि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बहुत सारे नाम से इसे वो बताया जा सकता है। इट कैन बी, देयर विल बी द सेवरल नेम्स फॉर व्हाट, रेफ्रिजरेशन एंड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, आप थोड़ा सा रियलाइज करते हैं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो हीट ट्रांसफर कब होगा, प्रैक्टिकली रियलाइज किया जाए, थोड़ा सा यहां पे मैं आप लोगों को एक छोटा सा पॉइंट बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि प्रैक्टिकली हीट कब रिजेक्ट होगा। हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तभी आपका हीट रिजेक्ट होगा। तो कंडेंसर से आपका सराउंडिंग तक हीट कब रिजेक्ट होगा, जब कंडेंसर के अंदर टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से क्या हो जाए, क्या हो जाए आपका, ज्यादा हो जाए। इट मीन्स द कंडेंसर टेम्परेचर मस्ट बी ग्रेटर देन द सराउंडिंग टेम्परेचर, मस्ट बी ग्रेटर देन द सराउंडिंग टेम्परेचर, ये बात ध्यान रखिएगा, मस्ट बी ग्रेटर, तभी तो आपका हीट ट्रांसफर हो पाएगा। और इवेपोरेटर की बात करें तो मैंने कहा कि इवेपोरेटर में क्या हो रहा है, आपका फर्दर फेज चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है आपका, वेपर में 1 पे आते आते क्या हो जा रहा है आपका, रियलाइज करें, 1 पे आते आते क्या हो जा रहा है, कंप्लीटली वेपर में कन्वर्जन हो जा रहा है, ठीक है। दैट्स वाई इस डिवाइस को, इस हीट एक्सचेंजर को, इवेपोरेटर के हीट एक्सचेंजर को क्या कहते हैं, सॉरी, ये भी आपका क्या हो रहा है, हीट एक्सट्रैक्ट ही कर रहा है, हीट ट्रांसफर ही हो रहा है ना, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज द हीट एक्सचेंजर। लेकिन इसका भी एक स्पेसिफिक नेम है इवेपोरेटर, क्योंकि ये क्या कर रहा है,
रेफ्रिजरेंट को वर्किंग फ्लूइड का फेज चेंज करके वेपर में कन्वर्जन कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ इवेपोरेटर। ठीक है, समटाइम्स दैट इवेपोरेटर इज आल्सो कॉल्ड एज अ कूलिंग कॉइल, समटाइम्स दैट इवेपोरेटर इज आल्सो कॉल्ड एज अ कूलिंग कॉइल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समटाइम्स दैट इवेपोरेटर इज आल्सो कॉल्ड एज अ कूलिंग कॉइल। तो मैंने कहा कि स्टोरेज स्पेस है। प्रैक्टिकली अगर रियलाइज करें तो कंडेंसर से सराउंडिंग की तरफ आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है, कब होगा ये रियलाइज करो ना यार। जब कंडेंसर के अंदर जो वर्किंग फ्लूइड जा रहा है उसका टेम्परेचर हर हाल में क्या होना चाहिए, सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए। और ये स्टोरेज स्पेस से, इवेपोरेटर अगर स्टोरेज स्पेस से हीट एक्सट्रैक्ट हो कर रहा है, द हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो क्या होना चाहिए, टी इवेपोरेटर, evaporator is always less than the T storage space। हमेशा ध्यान दीजिएगा, टी इवेपोरेटर इज, प्रैक्टिकली अगर बताएं तो टी इवेपोरेटर का टेम्परेचर यानी कि वर्किंग फ्लूइड का टेम्परेचर स्टोरेज स्पेस से क्या होता है, कम होता है। और कंडेंसर का टेम्परेचर क्या होता है, कंडेंसर के अंदर का आपका वर्किंग फ्लूइड का टेम्परेचर व्हाट हैपेंस सराउंडिंग से ज्यादा होता है। ठीक है, दैट वन इज, आगे बढ़ते हैं, दिस इज एग्जैक्टली, और ये क्या फ्लो हो रहा है, ये एक्चुअली जो लाइन दिख रहा है दैट इज नॉट द लाइन, दिस इज द ट्यूब, जिसके अंदर एक्चुअली क्या फ्लो हो रहा है, रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है, जिसके अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है, रेफ्रिजरेंट। दैट लाइन, ये लाइन एक्चुअली क्या है, दैट लाइन इज नथिंग बट द ट्यूब, जिसके अंदर क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है, रेफ्रिजरेंट, नाम दे दे रहा हूं रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट और कॉल्ड एज द वर्किंग फ्लूइड। ठीक है, एक चीज और यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, द evaporator is at low temperature, low pressure, लो टेम्परेचर लो प्रेशर। यहां पे आइए, साइकिल पे देखिए, लो टेम्परेचर भी है और लो प्रेशर भी है। एंड कंडेंसर, कंप्रेशन के बाद कंडेंसर में जा रहा है ना, तो ऑब्वियस उसका प्रेशर और कांस्टेंट प्रेशर है, तो कंडेंसर का टेम्परेचर भी हाई होगा और प्रेशर भी हाई होगा। द कंडेंसर एंड condenser is at high temperature, high pressure, high temperature, high pressure। This is exactly, it is quite necessary to understand। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊं व्हाट इज एग्जैक्टली, इवेपोरेशन इज एट लो टेम्परेचर लो प्रेशर, कंडेंसर इज एट हाई प्रेशर हाई प्रेशर। ठीक है, इवेपोरेटर क्या है, इवेपोरेटर और समटाइम्स कॉल्ड एज कूलिंग coil, sometimes called as a cooling coil, sometimes called as the cooling evaporator, sometimes called as a cooling coil। ठीक है ना, is a heat exchanger in which working fluid changes its phase from wet region to completely vapor phase, completely vapor
फेज, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये इवेपोरेटर होता कहाँ है, थोड़ा रियलाइज करना। जब आप रेफ्रिजरेटिंग स्टोरेज डोर खोलते हो रेफ्रिजरेटर का, तो जनरली ये इवेपोरेटर आपका जहां क्या कहते हैं, फ्रीजर कहते हैं, जिसमें आइस वगैरह जमाया जाता है, उसी के पास ये इवेपोरेटर होता है, ठीक है ना। उसी के पास आपका इवेपोरेटर होता है, ठीक है ना। यानी कि ये इवेपोरेटर कहां पे, स्टोरेज साइड में आपका ये इवेपोरेटर लगा होता है। तभी तो उस स्टोरेज से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा और क्या करेगा, सराउंडिंग को रिजेक्ट करेगा बाय द साइकिल में जो प्रोसेस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वहां से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा और सराउंडिंग को रिजेक्ट करेगा, ठीक है ना। थ्रू आउट द साइकिल यही होता है। तो इवेपोरेटर हमेशा कहां लगा होता है, दैट वन इज टुवर्ड्स द स्टोरेज साइड, ठीक है ना। वहां से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा। इवेपोरेटर में जो वर्किंग फ्लूइड होता है, या सीधे सीधे कहें तो इवेपोरेटर का टेम्परेचर स्टोरेज से क्या होता है, हमेशा कम होता है। या कह सकते हो वर्किंग फ्लूइड इनसाइड द इवेपोरेटर हैविंग द लेस टेम्परेचर देन द स्टोरेज स्पेस, तभी तो हीट को क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। ट्राई टू रियलाइज। और जहां पे इवेपोरेटर, जहां पे फ्रीजर होता है, वहीं पे जहां पे आइस वगैरह जमाते हैं, वहीं पे आपका क्या होता है, आइस वगैरह फॉर्म करते हैं, वहीं पे एग्जैक्टली आपका क्या होता है, इवेपोरेटर वहां पे होता है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम की बात करें तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम में इंडोर यूनिट दो तरीके का होता है, आउटडोर यूनिट, इंडोर यूनिट। इंडोर यूनिट में क्या मिलता है आपका, इंडोर यूनिट ही आपका क्या देता है, कूलिंग करता है। इंडोर यूनिट ही कूलिंग करता है। तो इंडोर यूनिट में ही आपका क्या लगा होता है, इवेपोरेटर लगा होता है, ये कूलिंग कॉइल लगा होता है। और वही इंडोर यूनिट क्या करेगा, आपका स्टोरेज यानी कि रूम से, यहां पे स्टोरेज, एयर कंडीशनिंग के लिए स्टोरेज क्या हो जाएगा, रूम हो जाएगा। तो इस रूम से हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा और क्या करेगा, थ्रू आउट द प्रोसेस हीट को, ठीक है ना, थ्रू आउट द साइकिल हीट को क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो दिस इज एग्जैक्टली द इवेपोरेटर और कूलिंग कॉइल। वहीं पे कंडेंसर की बात करूं अगर मैं, वहीं पे अगर कंडेंसर की बात करूं मैं, तो कंडेंसर इज ऑल्सो हीट exchanger in which working fluid is changing, changes its phase from vapor to liquid during the cooling, or heat rejection to the surrounding। अब आप समझ रहे होगे कि ये कंडेंसर कहाँ लगा होता है, जो आपके एयर कंडीशनिंग सिस्टम में आउटडोर यूनिट होता है, वहीं पे आपका क्या लगा होता है, दैट वन इज व्हाट, ये कंडेंसर लगा होता है। और कंडेंसर आपका क्या, ये आपका हीट एक्सचेंजर ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द कूलिंग व्हाट हैपन एग्जैक्टली, फेज चेंज होता है आपका वेपर टू लिक्विड में। दिस इज एग्जैक्टली, ठीक है ना। एब्सोल्यूट कंडेंसेशन तो हम ये कहते हैं, कि जब सैचुरेटेड वेपर से क्या हो, सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्जन हो, ठीक है ना। कंडेंसेशन एक्चुअली जब सैचुरेटेड वेपर किस में कन्वर्जन हो, आपका सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्जन हो, दिस इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज द कंडेंसेशन। लेकिन इन जनरल हम ये कह सकते हैं कंडेंसेशन क्या हो रहा है, आपका वेपर से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, इसलिए इसे हीट एक्सचेंजर का नाम क्या दे दिया गया, दैट वन इज सिंपली कॉल्ड एज द कंडेंसर, ठीक है ना। कूलिंग, ड्यूरिंग द कूलिंग ये क्या हो रहा है, फेज चेंज कर रहा है, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली, और मैंने कहा कंडेंसर आपका हाई टेम्परेचर, इवन इसका टेम्परेचर हायर देन द स्टोरेज स्पेस होता है, सॉरी हायर देन द सराउंडिंग होता है, हायर देन द सराउंडिंग। ट्राई टू रियलाइज,
ठीक है, तो जो आउटडोर यूनिट होता है वही आपका, इवन इन द फ्रीज, फ्रीज में भी, या फ्रिज कह लो या रेफ्रिजरेटर कह लो, जो आउटडोर यूनिट होता है जो आपका, दैट वन इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज अ कंडेंसर, वहां पे लगा होता है, हीट एक्सचेंजर वहां पे लगा हुआ होता है। ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली द स्कीमेटिक डायग्राम, दिस इज एग्जैक्टली द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ योर व्हाट, वीसी साइकिल। ठीक है, और यू कैन से द रेफ्रिजरेटिंग मशीन। ठीक है, और यू कैन से द रेफ्रिजरेटिंग मशीन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब आपका थोड़ा सा प्लीज, चाहे चलो अभी यहां पे डिस्कस नहीं करूंगा मैं, वी विल डिस्कस लेटर। ठीक है ना, वी विल डिस्कस लेटर। ये चीज जो मैं बताने वाला था वो डिस्कस लेटर, नहीं तो हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, जब हम बाद में डिस्कशन करेंगे तो इट मे बी कि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है ना, इजीली समझ में आ जाए। That one is what we can say the T condenser, T surrounding, and that one is what we can say that is the T evaporator is the less than the T storage space. ठीक है, T of the storage space. Clear? चलिए तो इसके लिए टेम्परेचर लिमिट क्या हो जाएगा, इस साइकिल के लिए टेम्परेचर लिमिट आपका T कंडेंसर एंड द T इवेपोरेटर। टेम्परेचर लिमिट इज द T कंडेंसर एंड द T इवेपोरेटर। T condenser and the T evaporator. Clear है? T condenser and T evaporator. Try to realize this is exactly your what? Temperature limit. Actual temperature limit. Actual temperature limit. ठीक है, actual temperature limit. Now ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, सब कुछ समझ लिया आपने। अब हम इसे क्या देखेंगे, पीएच डायग्राम पे देखेंगे, पीएच डायग्राम पे। ठीक है, विल सी ऑन द पीएच डायग्राम, विल सी दिस वन ऑन द पीएच डायग्राम। ठीक है, पीएच डायग्राम पे देखते हैं। पीएच डायग्राम पे क्या है आपका, सारे पीएच डायग्राम। ठीक है, पीएच डायग्राम क्या है आपका, पीएच डायग्राम क्या है आपका, दैट मीन्स लुक्स लाइक दिस वन, यही होता है आपका। और इसे मैं अगेन एक काम कर रहा हूं थोड़ा सा, दैट वन इज द क्रिटिकल पॉइंट एंड दैट वन इज that one is saturated liquid critical point and that one is a saturated vapor. ठीक है, P and H diagram. ठीक है, what happen exactly, what we can see that is yellow color से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, सैचुरेटेड वेपर को कंप्रेस कर रहे हैं। याद करिए अब प्रीवियस, याद करिए प्रीवियस, अब यहां पे मैं डिस्कस करने वाला नहीं हूं। सैचुरेटेड वेपर से क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। कैसा, आइसेंट्रोपिकली ना, आइसेंट्रोपिकली। अब याद करिए कि पीएच डायग्राम पे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कैसे होता है। अब यहाँ पे पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं करवाने वाला हूं। अगर आपको मैथमेटिकल एनालिसिस देखना है तो प्रीवियस लेक्चर फॉलो कीजिए प्लीज। ठीक है ना, प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो कीजिए। और पीएच डायग्राम पे ऑलरेडी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को बता चुका हूं मैं। दैट वन इज लुक्स लाइक नॉट एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन बट नॉट एग्जैक्टली बट इतना वेरिएशन, दैट इज द कर्व। ऑलरेडी बता चुका हूं कि कर्व होता है ये, ठीक है, लेकिन इतना कम वेरिएशन, ठीक है ना, इतना कम वेरिएशन कि आपका क्या होता है, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, कि दैट वन इज ऑलमोस्ट लुक्स लाइक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ने के बाद क्या किया आपने, इसे कहां तक कूल किया, प्रेशर बढ़ने के बाद इसे कूल किया आपने 3 तक, सैचुरेटेड लिक्विड तक। कांस्टेंट प्रेशर ना, याद करिए कांस्टेंट प्रेशर, इसलिए 2 to 3 क्या होगा आपका, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। 1 to 2 इज आइसेंट्रोपिक, 2 to 3 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, और कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन जिसके कारण आप देखिए इंथैल्पी आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और इवन यहां पे भी देखिए ये क्या होगा, हीट रिजेक्शन होगा तो यू नो वेरी वेल दैट एंट्रोपी डिक्रीजेस, एंट्रोपी क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा।
तो यहाँ पे भी क्या होगा, हीट रिजेक्शन होगा, तो इंथैल्पी आपका क्या होगा, डिक्रीज करेगा। देन आफ्टर थ्रॉटलिंग प्रोसेस, देन आफ्टर थ्रॉटलिंग डिवाइस है आपका, और थ्रॉटलिंग डिवाइस से ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, इसे डिफरेंट कलर से कर दे रहा हूं मैं, क्या होगा आपका, डिफरेंट कलर, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, दैट वन इज कॉल्ड एज द isenthalpic process. Then after finally yellow color, then after finally that one is what, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, दैट वन इज व्हाट, ये आपका 4 पॉइंट, दैट इज द 4 पॉइंट कांस्टेंट, ये आपका थ्रॉटलिंग आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, और 4 to 1 क्या आपका, 4 to 1 इज द कांस्टेंट प्रेशर वेट रीजन में हीट एडिशन। और यही क्या होगा, यहां से आपका स्टोरेज स्पेस, दैट वन इज फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस, स्टोरेज स्पेस, स्टोरेज स्पेस, एंड दैट वन इज नथिंग बट द सराउंडिंग, क्या होगा आपका यहां से हीट एडिशन होगा, दैट वन इज आर ई, ठीक है, एंड दैट वन इज व्हाट, दैट वन इज व्हाट, क्या होगा आपका, दैट वन इज Q1, इस आर ई को ही आप क्या कहते हो, Q2 कहते हो। दैट वन इज अगेन यू कैन सी दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज साइकिल, और इस कंप्रेशन में क्या होगा, एक वर्क इनपुट हमें देना पड़ेगा, इस कंप्रेशन, ड्यूरिंग द कंप्रेशन वर्क इनपुट देना पड़ेगा। और याद करिए थ्रॉटलिंग डिवाइस के लिए किसी तरीके का वर्क इनपुट नहीं होता है, ना ही वर्क आउटपुट होता है, वर्क डन इज 0 फ्रॉम द थ्रॉटलिंग डिवाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे भी ये मेंशन कर दूं मैं, यहां पे भी ये मेंशन कर दूं कि यहां पे आपको एक वर्क डन देना पड़ेगा, यू हैव टू, यहां पे आपको वर्क इनपुट या वर्क डन ऑन द कंप्रेसर देना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने कहा कि थ्रॉटलिंग डिवाइस के लिए किसी तरीके का वर्क डन क्या होता है आपका, 0 होता है। तो अगर हम साइकिल के अकॉर्डिंग देखें, if we will see according to the cycle energy balance, if we will see the energy balance according to cycle, what we can say, that is the Q1 minus W on the compressor is equal to the Q1 minus Q2, ठीक है। बिकॉज, या फिर कह सकते हो W on the compressor Q1 minus, because there will be no any work done, as well as heat transfer, heat interaction for throttling डिवाइस के लिए किसी तरीके का हीट इंटरेक्शन नहीं, किसी तरीके का वर्क डन नहीं। अगर कोई ऐसा प्रोसेस आ जाता, थोड़ा ध्यान दीजिए, कोई ऐसा प्रोसेस आ जाता जिसमें यहां पे भी वर्क का इंटरेक्शन होता, प्लीज थोड़ा इस चीज को ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, आप थोड़ा बहुत जानकारी के लिए कह रहा हूं मैं, थोड़ा बहुत आप क्या कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट को अपग्रेड कर सकते हो, ताकि आगे के साइकिल्स में हमें क्या मिले, इजीनेस मिले। अगर ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस में अगर कोई वर्क डन, थ्रॉटलिंग प्रोसेस मत सोचो, कोई दूसरा प्रोसेस होता, अगर किसी तरीके का वर्क इंटरेक्शन होता, या वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन बाय द सिस्टम,
वर्क डन ऑन द सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस या वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो ये सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू कंप्रेसर ना होके क्या हो जाता है यहां पे डब्ल्यू नेट फॉर द साइकिल, और डब्ल्यू नेट फॉर द साइकिल क्या हो जाता, ये डब्ल्यू कंप्रेसर और डब्ल्यू इन दिस प्रोसेस 3 to 4 जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग डब्ल्यू नेट लिखते हैं, ठीक है। एंड दैट वन इज द Q1 माइनस Q2। अब यहां पे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए हीट इंटरेक्शन जीरो, इसके लिए भी हीट इंटरेक्शन जीरो, थ्रॉटलिंग प्रोसेस के लिए भी हीट इंटरेक्शन जीरो। तो हीट इंटरेक्शन क्या हो रहा है 2 to 3 हो रहा है और सिर्फ 4 to 1 हो रहा है। तो क्या लिख सकते हैं, और डब्ल्यू कंप्रेसर तो सिर्फ और सिर्फ कहां जा रहा है, डब्ल्यू इनपुट इज इक्वल टू डब्ल्यू ऑन द कंप्रेसर कहां जा रहा है, दैट्स व्हाई दैट्स डब्ल्यू कंप्रेसर सिंपली कैन बी रिटन एज द Q1 माइनस Q2। एक चीज और, लास्ट पॉइंट, वर्क डन के लिए मैंने कहा कि अगर इसमें इस प्रोसेस 3 to 4 प्रोसेस कोई ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें वर्क का इंटरेक्शन हो रहा होगा, तो यहां पे क्या लिखते हैं, डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 लिखते हैं। डब्ल्यू कंप्रेसर की जगह डब्ल्यू नेट हो जाता, तो क्या हो जाता है आपका डब्ल्यू कंप्रेसर, और इसमें जैसा भी वर्क इंटरेक्शन होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस, उसके अकॉर्डिंग डब्ल्यू नेट लिखते हैं हम, ठीक है। ट्राई टू रियलाइज। अब द सेकेंड थिंग इज दैट कि सपोज टू बी कोई एक ऐसा प्रोसेस होता है 1 to 2, एक ऐसा कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मैंने मान लिया 1 to 2 कोई ऐसा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होता है आपका हीट का इंट्रैक्शन होता है, सिर्फ और सिर्फ एडियाबेटिक प्रोसेस ही एक ऐसा होता है जिसमें किसी तरीके का हीट का इंट्रैक्शन नहीं होता है। कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता उसमें हीट का इंट्रैक्शन होता, और 3 to 4 कोई अदर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता तो हीट का इंट्रैक्शन होता। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, यानी कि चारों के चारों प्रोसेस में हीट का इंट्रैक्शन हो जाता, तो यहां पे सिंपली डब्ल्यू कंप्रेसर इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 नहीं लिखते हैं। चारों प्रोसेस के लिए जो नेट हीट आता, डब्ल्यू कंप्रेसर इज इक्वल टू वो नेट हीट लिखते हैं, क्योंकि याद करिए अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, याद करिए नोट पॉइंट, according to the first law of thermodynamics, cyclic integral of dW is equal to the cyclic integral of dQ। cyclic integral का मतलब क्या, हर एक प्रोसेस में जो वर्क का इंटरेक्शन होगा वो सारा लेना है, और ड्यूरिंग द साइकिल हर एक प्रोसेस के लिए वर्क का इंटरेक्शन लेना है ड्यूरिंग द साइकिल, और ये क्या लेना है, हर एक प्रोसेस के लिए हीट का इंटरेक्शन लेना है ड्यूरिंग द साइकिल। दैट्स नॉट द मैटर, ड्यूरिंग द साइकिल सिर्फ दो ही के लिए हीट इंटरेक्शन हो रहा है, तो सिर्फ हमने लिखा Q1 माइनस Q2, और वर्क का इंटरेक्शन सिर्फ एक के लिए हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई व्हाट यू कैन राइट डाउन द डब्ल्यू कंप्रेसर, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहां पे सिर्फ और सिर्फ हीट का रिजेक्शन हो रहा है। हीट एक्सचेंजर ऑलरेडी हम लोग कहां पे पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी हीट एक्सचेंजर क्या होता है हमारा, ओपन सिस्टम होता है। हीट एक्सचेंजर क्या होता है हमारा, ओपन सिस्टम होता है। हीट एक्सचेंजर क्या होता है हमारा, ओपन सिस्टम होता है। देखिए तो मास का फ्लो हो रहा है क्या, मास इन भी कर रहा है और मास आउट भी जा रहा है, ओपन सिस्टम होता है। और हीट एक्सचेंजर के लिए ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि किसी तरीके का वर्क इंटरेक्शन नहीं होता है। ऑलरेडी प्रीवियसली स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी तरीके का वर्क इंटरेक्शन नहीं होता है, ना ही इसके लिए वर्क इंटरेक्शन होगा, ना ही इसी के लिए, ये भी तो हीट एक्सचेंजर ही है ना, इसके लिए भी वर्क इंटरेक्शन नहीं होगा। और इटसेल्फ इसके लिए तो पढ़ ही चुके हैं, थ्रॉटलिंग डिवाइस को तो प्रॉपर पढ़ चुके हैं, और कंप्रेसर के लिए भी देख चुके हैं कि कंप्रेसर आइसेंट्रोपिक एडियाबेटिक कंडीशन के लिए सिर्फ और सिर्फ वर्क का इंटरेक्शन होगा। दिस इज एग्जैक्टली योर कंप्लीट एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा मैथमेटिकल एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं इसके, ठीक है। देन आफ्टर COP वगैरह लिख के फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक है। नाउ सी, यहां पे एक पॉइंट लिखूंगा, each and every here, each and every individual device is what,
open system and all are in steady state condition. All are in steady state condition. ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. जो इस सबसे पहले चीज स्टेडी स्टेट के लिए एनालिसिस करना हमारे लिए क्या होता है, इजी होता है. पहली चीज ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ सुन लीजिएगा. आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ रखा होगा स्टेडी फ्लो, इवन थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ रखा होगा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. तो आपने जब थर्मोडायनामिक्स वगैरह में देखा होगा तो अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के लिए बहुत ही क्या करना होगा, क्या किया होगा आपने, बहुत ही टिपिकल कैलकुलेशन होगा. सबसे पहली चीज कि स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाता है, बहुत ही इजी हो जाता है. दिस इज द फर्स्ट थिंग. पहली बात ये स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए हमारा कैलकुलेशन बहुत ही इजी होता है. एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि जो भी हम डिवाइस बनाते हैं, देखिए नेचुरल डिवाइस तो नेचुरल फिनोमेना तो स्टेडी स्टेट नहीं होता है, नेचुरल फिनोमेना तो कंप्लीटली अनस्टेडी होता है. बट जो भी डिवाइस हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं या बनाते हैं, जो भी डिवाइस हम बनाते हैं, हमारी कोशिश यही रहती है कि कुछ देर के बाद वो क्या हो जाए, कंप्लीटली हमारा कंप्लीटली एफर्ट यही रहता है कि हमारा वो डिवाइस कुछ देर के बाद किस में चला जाए, स्टेडी स्टेट में चला जाए. स्टेडी स्टेट में चला जाए, पहली बात यह है कि उसके लिए एनालिसिस, उस डिवाइस के लिए एनालिसिस कर पाना हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा. दूसरा कि उस पर फटीग लोड नहीं आएगा. तीसरी बात, फटीग लोड नहीं आएगा, अनस्टेडी स्टेट में रहेगा. तो अनस्टेडी स्टेट में मतलब मास फ्लो रेट कुछ और होगा, टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है. कभी हीट इंट्रैक्शन, मास फ्लो रेट जब वेरी करेगा तो हो सकता है उसके लिए हीट इंट्रैक्शन वेरी कर जाए, हो सकता है उसके लिए वर्क इंट्रैक्शन वेरी कर जाए, हो सकता है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वेरी कर जाए. ठीक है, तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, जिसके कारण डिवाइस चांसेस हैं हो सकते हैं कि बहुत जल्दी क्या हो जाए, बहुत जल्दी फेल्योर हो जाए. ठीक है, तो मैंने कहा इसीलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि वो डिवाइस किस में हो, स्टेडी स्टेट में हो. पहली बात की कैलकुलेशन एनालिसिस उस डिवाइस का इजी होगा. द सेकंड थिंग इज दैट क्या होगा, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन शुड बी कांस्टेंट. ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन उसके लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा. जो रेटेड पावर सप्लाई होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. द सेकंड थिंग इज दैट उसके बाद मैंने कहा रेटेड पावर सप्लाई वगैरह सब कुछ देख लिया मैंने, आपका एनालिसिस भी इजी हो जाएगा, रेटेड पावर सप्लाई भी कांस्टेंट हो जाएगा, सब कुछ, जिसके कारण डिवाइस का लाइफ क्या हो जाएगा, लाइफ इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है ना, जिसके कारण डिवाइस का लाइफ इंक्रीज कर जाएगा. थोड़ा रियलाइज करें स्टेडी स्टेट कंडीशन, इसलिए हम क्या एज्यूम करके चलेंगे, स्टेडी स्टेट कंडीशन एज्यूम करके चलेंगे. एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप कहोगे कि फिर अनस्टेडी स्टेट किसी डिवाइस को जब आप ऑन करते हो तो जब तक वो अपने फाइनल स्पीड में ना आ जाए, ठीक है ना, जब तक वो अपने फाइनल स्पीड में ना आ जाए, दैट वन इज वो क्या होगा, वो ड्यूरेशन आपका अनस्टेडी स्टेट का कहलाता है. जैसे एक सिंपल फैन की बात करें तो फैन क्या होता है, फैन को आपने स्टार्ट किया, जीरो से अपने मैक्सिमम स्पीड तक आने के पे जो टाइम लगा, दैट वन इज कॉल्ड एज अनस्टेडी. टरबाइन को आपने स्टार्ट किया, टरबाइन के रोटर को जीरो से लेके अपने मैक्सिमम स्पीड में आने में जितना टाइम लगा, दैट वन इज कॉल्ड एज अनस्टेडी स्टेट. कूलर को स्टार्ट किया, कूलर को अपने जीरो स्पीड से लेके मैक्सिमम स्पीड जाने में जितना टाइम लगा, दैट वन इज कॉल्ड एज अनस्टेडी स्टेट. आपके पंप वगैरह जो भी है, कंप्रेसर वगैरह जो भी है, इस तरीके से जब आपने स्टार्ट किया, इनिशियली एयर कंडीशनिंग सिस्टम को आपने स्टार्ट किया, आपको रियलाइज होगा, थोड़ा बहुत आप जानते हो कि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को जब आप स्टार्ट करते हो, एट दैट इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग वो क्या करता है, स्लाइटली पावर कंज्यूम ज्यादा करता है. आपने रियलाइज किया होगा आपका
एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी यही होता है कि 30 सेकंड तक वो क्या करता है, आपका पावर कंजम्पशन ज्यादा करता है, उसके बाद वो रेटेड पावर सप्लाई कंज्यूम करने लगता है। उसके बाद वो रेटेड पावर सप्लाई, क्योंकि वो किस में आ गया, आपका स्टेडी स्टेट में आ गया। ट्राई टू रियलाइज, ये बहुत ही जरूरी है समझना, ठीक है। इवन शट डाउन ऑफ द डिवाइस ऑल्सो कम्स अंडर द अनस्टेडी स्टेट। लेकिन बाकी जो पोर्शन रहा आपका, बाकी जो मेन पोर्शन रहा आपका, स्टार्टिंग बहुत कम ड्यूरेशन, शटिंग डाउन बहुत कम ड्यूरेशन, सेकंड में वो हो सकता है आपका, ठीक है ना, मैक्सिमम 30 सेकंड, मैक्सिमम 35 सेकंड, मैक्सिमम 20 सेकंड, 15 सेकंड, इस तरीके से सेकंड में। लेकिन जो मेन ड्यूरेशन रहता है किस में रहता है, वो स्टेडी स्टेट में ही रहता है। इसलिए हमारा सारा का सारा एनालिसिस किस में चलेगा, सारा का सारा एनालिसिस हम यही मान के चलेंगे कि हमारा सारा डिवाइस किस में है, स्टेडी स्टेट कंडीशन में है। और ऑल डिवाइस, इंडिविजुअल डिवाइसेस आर इन, सबसे पहले चीज ओपन सिस्टम है और सबके सब किस में है, स्टेडी स्टेट कंडीशन में है। स्टेडी स्टेट कंडीशन होना जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा आपका, एक तो वो बहुत ही जल्दी डिवाइस क्या होगा, खराब होने के चांसेस हैं, और साथ ही साथ क्या होगा, उस डिवाइस के लिए एनालिसिस भी क्या हो जाएगा, बहुत ही टफ हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। सबसे पहले हम देखेंगे एट फर्स्ट वी विल सी अबाउट द, पहला कौन सा, फर्स्ट वी विल सी अबाउट द कंप्रेसर। फर्स्ट वी विल सी अबाउट द कंप्रेसर। कंप्रेसर से ही स्टार्ट करते हैं, कंप्रेसर से ही स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी बता चुका हूं, सिर्फ मुझे यहां पे एक ग्लिम्स बताना है, ठीक है। कंप्रेसर से ही स्टार्ट करते हैं। कंप्रेसर के लिए क्या लिख सकते हैं, कंप्रेसर का यहां पे नोटेशन कुछ इस तरीके से दिया है मैंने, कंप्रेसर का नोटेशन इस तरीके से दिया है, ठीक है। इन कर रहा है और आउट कर रहा है, डोंट वरी। इसे नोटेशन इसलिए ऐसा देते हैं कि दैट वन इज कैसा यूटिलाइज होता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर या फिर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, और चलो बाद में डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। मैंने कहा बाद में डिस्कशन करूंगा, इतना ज़्यादा अभी डिटेल्ड वे में डिस्कशन नहीं करूंगा मैं, ठीक है। मैंने कहा कंप्रेसर ही है आपका, दैट वन इज द कंप्रेसर। कंप्रेसर दैट इज द वन पे इनलेट किया और 2 पे क्या हुआ, आउट हुआ, ठीक है। 1 पे एक और नोटेशन मैंने दिया था, याद होगा कंप्रेसर का एक और नोटेशन मैंने दिया था, दैट वन इज ऑल्सो द नोटेशन ऑफ दैट, ठीक है। That one is also the notation of that, ठीक है। That is the 1 point and that one is the 2 point. That is the 1 point and that one is the 2 point. That one is also the notation of the compressor, ठीक है। इस पे भी वर्क इनपुट और इस पे भी सॉफ्ट वर्क इनपुट किया जा रहा है, ठीक है ना, वर्क इनपुट किया जा रहा है। अब ये सोच रहे होगे कि फिर इस तरीके का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्यों, मैंने कहा कि डोंट वरी, दोनों तरीके से होगा, बाद में समझा दूंगा जब रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर हम पढ़ेंगे तो, या फिर आई होप उससे पहले ही बता दूंगा मैं जब हम गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल में जाएंगे, ठीक है ना, जब हम गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल में जाएंगे उसी टाइम, क्योंकि तब तक आप थोड़ा बहुत आपका क्या हो रहा है, हो जाएगा इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा डेप्थ बढ़ जाएगा, तब मैं वहां पे अगर डील करूंगा तो थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर सकता हूं कि आखिर इस तरीके का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यहां पे क्यों और इस तरीके का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्यों, ठीक है ना। कंप्रेसर, अगर कंप्रेसर की बात करूं तो क्या लिखते हैं हम लोग, दैट वन इज अकॉर्डिंग टू SFEE, क्या है, मान के सबसे पहली चीज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, यानी कि हीट आपका क्या हो, हीट इंट्रैक्शन आपका कंप्लीटली 0, ठीक है। स्टेडी स्टेट तो मान के ही चल रहे हैं, पहले ही लिख दिया मैंने, स्टेडी स्टेट कंडीशन कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद मैंने कहा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या लेके चलूंगा मैं, अप्रॉक्सीमेटली 0, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या लेके चलूंगा मैं, अप्रॉक्सीमेटली 0। तो क्या हो जाएगा आपका, दैट वन इज H1 इज इक्वल टू H2 प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम, याद करिए स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, और ये W कंट्रोल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दैट वन इज H1 माइनस H2, और वर्क इनपुट ऑन द कंप्रेसर है तो ये क्या आना चाहिए, दैट मस्ट बी नेगेटिव, ठीक है।
दैट मस्ट बी नेगेटिव। लेकिन वहीं पे अगर मैं कह दूं कि W कंप्रेसर, W ऑन द वर्क डन ऑन द कंप्रेसर, तब हमें इस नेगेटिव साइन से मतलब नहीं। नेगेटिव साइन तो ये बता रहा है वर्क डन ऑन द सिस्टम, लेकिन मैंने कह दिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन ऑन द कंप्रेसर, तो सिर्फ हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, एंड दैट इज इक्वल टू द व्हाट, H2 माइनस H1, दैट वन इज H2 माइनस H1। ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर दोबारा मैंने डील कर दिया। दिस इज एग्जैक्टली फॉर द कंप्रेसर, दिस इज एग्जैक्टली फॉर द compressor. Now I'll move to the next. Now I'll move to the next. Second one, condenser. कंडेंसर कौन सा है? कंडेंसर 2 to 3 प्रोसेस है। 2 to 3 प्रोसेस है, याद करिए 2 to 3 प्रोसेस है। कंडेंसर क्या कर रहा है आपका? हीट रिजेक्ट कर रहा है सराउंडिंग को। हीट रिजेक्टेड टू द हीट रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग। कंडेंसर क्या कर रहा है? हीट रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग, QR, ठीक है ना, QR, हीट रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग। क्या लिख सकते हैं? ये आपका 2 और ये आपका 3। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। 2 and 3। इसके लिए स्टडी फ्लो, सबसे पहले तो क्या क्या होता है इसके लिए? हीट एक्सचेंजर के लिए वर्क डन 0 हो जाता है, और अगेन इसके लिए भी क्या मान के चल रहा हूं, डेल्टा के ई ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में दिया हो तो इसे यूटिलाइज जरूर करना। अगर आपके क्वेश्चन में दिया हो तो यूटिलाइज जरूर करना। डेल्टा के ई अदरवाइज नहीं दिया है तो क्या मान के चलेंगे? डेल्टा के ई नेग्लिजिबल, डेल्टा पी नेग्लिजिबल। व्हाट हैपन एग्जैक्टली? क्या हो जाएगा? H1 प्लस Q इज इक्वल टू H2। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, जब पर यूनिट मास बेसिस पे ले रहा हूं मैं तो सब कुछ Q होगा, QCV पर यूनिट मास बेसिस। स्मॉल टर्म जब भी ले रहा हूं पर यूनिट मास बेसिस पे ले रहा हूं। QCV इज इक्वल टू H2 माइनस H1। हीट रिजेक्शन है तो ये वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव। हीट रिजेक्शन है तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगा। लेकिन आपसे ऑलरेडी पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हीट रिजेक्शन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हीट रिजेक्शन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हीट रिजेक्शन, तो हमें क्या लिखना होगा? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना होगा, एंड दैट वन इज नथिंग बट द, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, H2 and S3, that one is S3 minus S2। S3 minus S2, ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी। जो प्रोसेस है उसी के अकॉर्डिंग नेमिंग भी कर रहा हूं मैं, एंड दैट वन इज व्हाट वी कैन राइट डाउन, Q रिजेक्शन, तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना होगा, एंड दैट वन इज H2 minus S3। नेगेटिव साइन तो क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि आपका हीट रिजेक्शन है। लेकिन ऑलरेडी पूछ लिया जाए आपके क्वेश्चन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द हीट रिजेक्शन, तो क्या लिखना होगा? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना होगा, एंड दैट वन इज द S2 minus S3। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन, थर्ड वन, दैट इज व्हाट, थ्रॉटलिंग डिवाइस, थ्रॉटलिंग डिवाइस और एक्सपेंशन डिवाइस। ऑब्वियस इसके लिए 0, Q भी आपका 0, Q भी 0, डेल्टा के ई 0, डेल्टा पी 0। देन आफ्टर व्हाट हैपन एग्जैक्टली? थ्रॉटलिंग डिवाइस कौन सा प्रोसेस? 3 to 4 प्रोसेस। व्हाट वी कैन राइट डाउन? S3 इज इक्वल टू H4। ये ध्यान रखिएगा, S3 इज इक्वल टू H4। डायरेक्टली इन चीजों को मैं अपने न्यूमेरिकल में यूटिलाइज करूंगा, ठीक है, डायरेक्टली इन चीजों को अपने न्यूमेरिकल में यूटिलाइज करूंगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ विल मूव टू द फोर्थ, उसके बाद फाइनल इवेपोरेटर। इवेपोरेटर है। इवेपोरेटर कौन सा प्रोसेस? 4 to 1। इवेपोरेटर 4 to 1।
evaporator 421 और क्या हो रहा है आपका स्टोरेज स्पेस से हीट एडिशन कर रहा है, हीट एडेड टू द सिस्टम, दैट वन इज नथिंग बट द RE, इसी को क्या कहते हैं, RE कहते हैं, ठीक है ना, दैट वन इज कॉल्ड एज द RE, दैट वन इज कॉल्ड एज द RE। ये ध्यान रखिएगा। और ये कहां से ऐड हो रहा है, दैट वन इज फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस, दैट वन इज स्टोरेज स्पेस, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, अगेन स्टडी क्या क्या है इसके लिए, आपका वर्क डन इज इक्वल टू 0, डेल्टा के ई 0 ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल, डेल्टा पी ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल। तो क्या लिख सकते हैं, दैट वन इज H4 प्लस QCV is equal to H1. That's why the QCV is equal to H1 माइनस H4। अब ये क्या है, हीट एडिशन है, तो हीट एडिशन के लिए वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव, एंड दैट QCV इज कॉल्ड एज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर यूनिट मास बेसिस इज इक्वल टू H1 माइनस H4, जिसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलो जूल पर kg। Q इवेपोरेटर यहां पे लिख दे रहा हूं, इट विल बी बेटर, Q इवेपोरेटर, दैट वन इज व्हाट, किलो जूल पर kg। अब थोड़ा आइए, चारों एनालिसिस हो गया। अब यहां पे देखेंगे, यहां पे थोड़ा रियलाइज करना, इफ मास फ्लो रेट, अरे मैंने कहा ओपन सिस्टम है तो मास फ्लो रेट भी तो आएगा। थ्रू आउट द साइकिल रेफ्रिजरेंट क्या होगा, रेफ्रिजरेंट का मास फ्लो करेगा, थ्रू आउट द साइकिल रेफ्रिजरेंट का मास फ्लो करेगा। इफ द मास फ्लो रेट इज m डॉट REF, डिनोट करूंगा मैं, इफ मास फ्लो रेट इज m डॉट REF which is constant throughout the cycle, which is constant throughout the cycle। क्यों ऐसा, थ्रू आउट द साइकिल m डॉट रेफ्रिजरेंट क्यों कांस्टेंट होगा, बिकॉज उस साइकिल में, उस रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम में जितने भी डिवाइस लगे हुए हैं सबके सब स्टेडी स्टेट में है, और स्टेडी स्टेट के लिए, स्टेडी फ्लो के लिए क्या हो जाता है आपका, m डॉट इन इज इक्वल टू m डॉट आउट। तो जो आपका कंप्रेसर में इन किया उतना ही आउट होगा, जो आपका कंडेंसर में इन किया उतना ही आउट होगा, जो आपका थ्रॉटलिंग डिवाइस में इन किया उतना ही आउट होगा, जो इवेपोरेटर में इन किया उतना ही आउट होगा। दैट्स व्हाई थ्रू आउट द साइकिल मास ऑफ रेफ्रिजरेंट क्या होगा आपका, सेम होगा, which is constant throughout the cycle, because each and every device, individual device is in what, किसमें, steady state कंडीशन। और m डॉट रेफ्रिजरेंट किसमें होगा, m डॉट रेफ्रिजरेंट ऑब्वियस kg पर सेकेंड, लगातार फ्लो हो रहा है तो ठीक है। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, m डॉट रेफ्रिजरेंट हो गया, तो अगर सपोज टू बी वर्क कंप्रेसर क्या आया था, पर यूनिट मास बेसिस, याद करिए, दैट वन इज H2 माइनस H1 आया था, H2 माइनस H1 किसमें, किलो जूल पर kg। तो पावर इनपुट क्या हो जाएगा, पावर इनपुट इज इक्वल टू m डॉट रेफ्रिजरेंट इनटू H2 माइनस H1 पर kg है ना। अगर kg पर सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल जाएगा, किलो जूल पर सेकेंड मिल जाएगा, और यही क्या बन जाएगा आपका,
दैट वन इज इन किलो वाट बन जाएगा। पावर इनपुट टू द कंप्रेसर, पावर इनपुट टू द कंप्रेसर। हीट रिजेक्शन था आपका, हीट रिजेक्शन फ्रॉम द कंडेंसर, याद करिए, हीट रिजेक्शन फ्रॉम द कंडेंसर, दैट वन इज व्हाट, H2 माइनस H3। ये किस पे था आपका, पर यूनिट मास बेसिस, किलो जूल पर केजी। लेकिन वहीं पे क्या हो जाएगा आपका Q डॉट का मतलब बताया था मैंने, रेट ऑफ हीट रिजेक्शन, रेट ऑफ हीट रिजेक्शन थ्रू द कंडेंसर कैसे निकलेगा, दैट वन इज ऑब्वियस, m डॉट रेफ्रिजरेंट इनटू H2 माइनस H3 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका, दैट वन इज किलो जूल, किलोवाट, सॉरी किलो जूल पर सेकेंड, और यू कैन से किलोवाट। ठीक है, ये देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये कंडेंसर के लिए है, ये किसके लिए है, कंप्रेसर के लिए है। आई एम गोइंग टू चेंज, मैं यहां पे चेंज करूंगा कलर, दैट वन इज, आगे बढ़ता हूं मैं आपका थ्रॉटलिंग डिवाइस के लिए। थ्रॉटलिंग डिवाइस के लिए तो ऑब्वियस कोई दिक्कत ही नहीं है, थ्रॉटलिंग डिवाइस के लिए बहुत ज़्यादा कुछ देखना ही नहीं है। क्या देखेंगे हम लोग, Q एडिशन थ्रू द इवेपोरेटर, यही क्या था, RE पर यूनिट मास बेसिस, पर यूनिट मास बेसिस क्या हो जाएगा आपका, m डॉट सॉरी नॉट द m डॉट, क्या था आपका, दैट वन इज H1 माइनस H4, H1 माइनस H4। थोड़ा और रियलाइज करना कि थ्रॉटलिंग डिवाइस के लिए मैंने क्या लिखा था, फॉर थ्रॉटलिंग डिवाइस H3 इज इक्वल टू H4। तो यहां पे क्या यूटिलाइज कर सकते हैं, H1 माइनस H3 एज वेल, और ये किस में होगा, किलो जूल पर केजी में। वहीं पे आपका फाइनली रेफ्रिजरेशन लोड की बात करें इन किलोवाट, या रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी की बात करें इन किलोवाट, तो क्या करना होगा, m डॉट रेफ्रिजरेंट, ठीक है ना, m डॉट रेफ्रिजरेंट H1 माइनस H4 और m डॉट रेफ्रिजरेंट H1 माइनस H3। व्हाट हैपन एग्जैक्टली, किस में आ जाएगा आपका, किलो वाट में आ जाएगा, किलो वाट में आ जाएगा, दैट वन इज एग्जैक्टली व्हाट, रेफ्रिजरेशन लोड। ठीक है, रेफ्रिजरेशन लोड ये किसके लिए होगा, कैलकुलेशन इवेपोरेटर के लिए हो गया। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली द COP फॉर द VC साइकिल, VC साइकिल हो चाहे कोई भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो, डजंट मैटर, COP क्या होता है हमारा, दैट वन इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर यूनिट मास बेसिस और इनपुट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यहां पे लिख रहा हूं पर यूनिट मास बेसिस बाय वर्क इनपुट, या रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इन किलोवाट बाय पावर इनपुट, जो भी आपको लिखना हो। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय वर्क इनपुट पर यूनिट मास बेसिस is equal to RC in kilowatt and power input is in kilowatt। दोनों में से कुछ भी लिखिए, there will be no problem at all, ठीक है ना। COP of VC refrigeration system, ठीक है। COP कैसे लिखेंगे, COP of VC refrigeration system, VCRS vapor compression refrigeration system कैसा लिखेंगे, that one is per unit mass basis RE बता दीजिए, that one is H1 माइनस H4 बाई वर्क इनपुट बता दीजिए, दैट वन इज H2 माइनस H1, या फिर इसे आप चेंज कर सकते हैं, H4 को H3 से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि थ्रॉटलिंग डिवाइस के लिए क्या होगा, H3 इज इक्वल टू H4 आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन राइट डाउन द H2 माइनस H1। अगर इसे में आप क्या कर दो, m डॉट से मल्टीप्लाई कर दो रेफ्रिजरेंट
दैट वन इज द H1 माइनस H3 या H1 माइनस, एक काम करो ऐसे लिख दो, इट विल बी बेटर, H3 और H4 by m dot refrigerant H2 minus H1. This one is the COP of VCRS. This is also important per unit mass basis है. This is exactly the analysis of your VC साइकिल, आइडियल VC साइकिल, ठीक है ना. और जैसा जैसा न्यूमेरिकल आएगा उसके अकॉर्डिंग देखते जाएंगे, ठीक है ना. समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि ये H2 H1 कैसे देगा आपके क्वेश्चन में, कैसे नहीं देगा, क्या देगा, व्हाट इज एक्चुअली द डेटा गिवन इन योर क्वेश्चन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ H1 H2 H3 एंड H4, ठीक है ना. ये सारा डेटा कैसे फाइंड आउट करना होगा, ये न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग अब हम न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल समझते जाएंगे. जैसे जैसे न्यूमेरिकल आएगा वैसे वैसे ये सारी चीज़ें आप खुद ब खुद समझते जाओगे कि इनका डेटा H1 H2 H3 H4 का डेटा कैसे देगा और हमें किस तरीके से फाइंड आउट करना होगा टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द VC COP और द VCRS, ठीक है. और द सेकेंड थिंग इज दैट कि कहीं ना कहीं मैं थोड़ा बहुत इनसे रिलेटेड फार्मूला, इन इंथैल्पी से रिलेटेड फार्मूला आपके ग्लिम्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जब यूनिरी फेज डायग्राम देख रहे थे वहां पे ऑलरेडी दे चुका हूं मैं, ठीक है. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज द एनालिसिस ऑफ एन आइडियल VC साइकिल. नाउ वी विल मूव टू द न्यूमेरिकल.